जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक ऐसी क्लास आप सभी के लिए आ चुकी है जिस क्लास को पढ़कर साथियों यूपी पुलिस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में साथियों पूरा निचोड़ देखेंगे हिंदी का, पूरा निचोड़ सामान्य ज्ञान का और पूरा निचोड़ साथियों यूपी जीके का हम लोग देखेंगे। आप सभी के एग्जाम में साथियों इन तीन विषयों से 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ठीक साथियों 75 के 75 सवाल यहां पर आप लोग देखेंगे और यहां पर देखिएगा साथियों इस क्लास से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और अपनी तैयारी आकिएगा कि कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है और कितनी तैयारी अभी आपकी बाकी है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए कि बहुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि देखिए पशु पक्षी की अगर बात करें तो ये तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गुण और दोष की अगर बात करें ये क्या है साथियों, ये बहुवाचक संज्ञा है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भूषण का साथियों विलोम क्या होगा बताइए। तो भूषण का विलोम क्या होगा, भूषण का विलोम दूषण होता है। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। आपने नाम सुना होगा साथियों हीरानंद, वात्स्यानंद, सचिदानंद का। तो सचिदानंद किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में है ऐसे लिखा जाता है तो नहीं, हाँ जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में है ऐसे लिखा जाता है सचिदानंद। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, महत्वाकांक्षी होगा। आंसर आपका जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है और उसका आपको चयन करना है। देखिए सिंह है, पंचानन है, नाहगर है, या मरगारी है। यहां पर एक दूसरे के ये सभी पर्यायवाची नहीं है, ये भी साथियों सभी पर्यायवाची लेकिन नहीं है। लेकिन अग्नि की अगर बात करें, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन की बात करें तो ये एक दूसरे के साथियों पर्यायवाची हैं। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों ये तीन तरह के क्वेश्चंस यहां पर लिए गए हैं। जैसे आपका रियल एग्जाम आता है वैसे ही साथियों इस पूरे पेपर को बनाने की कोशिश की गई है। मैं कह सकता हूं साथियों यहां पर सिंपल क्वेश्चन भी है, मॉडरेट क्वेश्चन भी है और हार्ड क्वेश्चन भी कुछ साथियों लिए गए हैं। तो जैसा आपका एग्जाम आएगा हूबहू साथियों वही क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देख रहे हैं। तो मैं कहूंगा साथियों कि 75 के 75 प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि स्कोर आपका कितना हो पा रहा है। अशुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो इसमें गलत वाक्य कौन सा है। देखिए भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हैं, ये तो बिल्कुल सही है। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, कोई दिक्कत नहीं साथियों, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। उसके बाद लिखा हुआ गांधी जी चरखा चलाते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सही वाक्य है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गया। अब देखिए यहां पर एक एक भी लिखा हुआ है और प्रत्येक भी लिखा हुआ है, तो यह आपका गलत वाक्य हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए तद्भव शब्द आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है बताइए। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि जिन शब्दों का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना वो आपके तद्भव होते हैं। अब मुझे बताइए व्योम का इस्तेमाल करते नहीं करते, नहीं करते हैं तो ये तत्सम है। विद्या भी तत्सम है, कूप भी तत्सम है, लेकिन आधा हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि आधा गिलास पानी लाओ, आधा गिलास दूध दे दो। तो कुल मिला के ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ए के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल पर नए हैं और कुल मिला के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। और लास्ट में अपना साथियों स्कोर भी आप लोग अवश्य बताएंगे। देखिए महोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो महाधन उदय अगर इसकी संधि विच्छेद होगा और यहां पर अगर बात करें इसमें कौन सी संधि है तो गुण संधि है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि होनहार और पत्रकार, इन शब्दों में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए होनहार की अगर बात करें तो होन धन हार यानी कि हार यहां पर प्रत्यय आ जाएगा। पत्रकार की संधि विच्छेद करें तो पत्र धनकार यानी कि कार यहां पर प्रत्यय आ जाएगा। तो हार और कार कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, यानी कि कर्ता जो है ना वो क्रिया के अनुसार नहीं, जिसकी क्रिया जो है ना वो कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं। जैसे देखिए लड़का है ना तो क्रिया क्या है यहां पर आता,
आती नहीं है, आती होती तो ये गलत हो जाता, कर्ता के अनुसार क्रिया गलत हो जाती, लेकिन ये कर्ता के अनुसार ही क्रिया है, बिल्कुल सही है। हिरण दौड़ता है, ठीक है ना, हिरण दौड़ता है तो ये भी एक तरीके से सही है। रमा सोती है, बिल्कुल रमा एक लड़की है तो सोती है। उसके अलावा अगर बात करें लड़की जाता है, लड़की जाता है नहीं होना चाहिए, लड़की जाता ही जाती है होना चाहिए। तो कुल मिला के कर्ता के अनुसार क्रिया यहां पर नहीं सही है, नहीं सही है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा जा रहा है। मानकीकरण की अगर बात करें, मानकीकरण नहीं है, मानवीकरण होना चाहिए। देखिए मानकीकरण की अगर बात करें, सॉरी मानवीकरण की अगर बात करें तो मानवीकरण साथियों कहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है? मानवीकरण तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा जाता है, ना तो ऐसे ना ऐसे। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अनंत की अगर संधि विच्छेद अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आपका आंसर साथियों क्या होगा? तो अनंत की संधि विच्छेद क्या होगी? जैसे आपके ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अधुनातन का आपको विलोम भी मालूम होना चाहिए, तो अधुनातन का विलोम प्राचीन होता है नहीं, भूतकालिक होता है नहीं साथियों, पुरातन होता है। यानी कि अधुनातन का विलोम पूछे तो पुरातन बताना और पुरातन का विलोम पूछे तो अधुनातन बताना, यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। कोई क्या कहता है? आप चिंता मत कीजिए, इस वाक्य में सर्वनामों की संख्या साथियों कितनी है आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए एक तो कोई क्या कहता है, एक तो कोई आपका सर्वनाम हो जाएगा, एक क्या आपका सर्वनाम हो जाएगा और एक आप साथियों क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो कुल मिला के सर्वनामों की संख्या कितनी है? 3 है। तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जहां पर 3 लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूध ही जिसका भोजन हो, क्या दूध ही जिसका भोजन हो, इसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन, उसको तो दुग्धाहारी ही कहा जाएगा जिसका दूध ही भोजन होता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? क्या सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? देखिए अगर इसकी संधि विच्छेद करते तो सत्य धन आग्रह हो जाता, लेकिन अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, तो कुल मिला के यहां पर समास जो होगा ना वो क्या होगा? वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए क्रिया का मूल रूप आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है? देखिए एक मैं आपको सबसे पहले इसका राइट आंसर बता देता हूं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं साथियों के धातु और क्रिया में अंतर क्या होता है। क्या धातु और क्रिया में अंतर क्या होता है? देखिए जैसे कि मैंने साथियों लिखा यहां पर पढ़, तो ये क्या हो गया? ये धातु हो गई, लेकिन अब मैंने यहां पर जोड़ दिया ना, पढ़ना जोड़ दिया तो ये क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दिया साथियों कुछ भी, चढ़ लिख दिया, मान लीजिए क्या लिख दिया? एक तरीके से चढ़ लिख दिया, और यहां पर मैंने लिख दिया साथियों चढ़ना, तो ये क्या हो गई? धातु और क्रिया इसी को कहा जाता है। जो अंतर था वो मैंने आपको बतला दिया है। उसके बाद देखिए कि कपि धन ईश का संधि विच्छेद अगर बात करें साथियों, संधि विच्छेद नहीं, ये जो संधि विच्छेद तो खुद है एक तरीके से कपि धन ईश, तो इसका संधि संयोजन आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? तो इसका क्या होगा साथियों? यहां पर अगर बात करें कपीश हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये पॉइंट कुछ नहीं लगा, इनकी बिंदी नहीं लगी है, सिंपल सा कपि धन ईश है, इसका क्या होगा? संधि कपीश हो जाएगा। और कल को आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कपीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो यहां पर लिखा हुआ है साथियों ये क्या होगा? ये कपीश का संधि विच्छेद होगा, यानी कि कपि धन ईश। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत साथियों एकदम जबरदस्त तरीके से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, एकदम शानदार क्वेश्चंस, टॉप लेवल के क्वेश्चंस, और जो ट्रेंडिंग चल रही है साथियों हिंदी के क्वेश्चंस की, ठीक वही क्वेश्चंस यहां पर उठाए हैं। और यूपी जीके के ऐसे साथियों लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप देखेंगे दमदार, जो बहुत साथियों संभावना है कि वही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं। उसके अलावा सामान्य ज्ञान के भी मैंने बहुत शानदार क्वेश्चन साथियों उठाए हैं ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन जो आपको क्वेश्चन दे रहा है ना वो ट्रेंड के हिसाब से दे रहा है, यानी कि जो एग्जामिनर जिस टाइप के आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं 2018 का लेवल निकल गया, 2019, 20, 21, 22 एक अलग बात थी साथियों, लेकिन 2024 की अब बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा साथियों एक तरीके से बात करें एग्जामिनर का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हुआ है क्वेश्चंस को पूछने का। तो नया पैटर्न क्या है, एक तरीके से क्वेश्चंस पूछने का नया तरीका क्या है, वो साथियों मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और मैं पूरी कह सकता हूं, पूरी 100% से कह सकता हूं कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। चलिए तो साथियों जो भी आपकी क्लास होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जैसी भी क्लास होती है साथियों, हिंदी की हो या फुल मॉक टेस्ट हो, एक क्लास ऐसी भी होती है जिसमें मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, हिंदी पूरे के पूरा
पूरा मॉक टेस्ट होता है उसको देखिएगा डेली। वो तो खैर 1 से 2 दिन में एक वीडियो मैं उसकी डाल देता हूं। बाकी हिंदी के मॉक टेस्ट की डालता हूं 50 क्वेश्चंस की, ठीक है, और ये तो 75 क्वेश्चंस की है। तो जो भी यूपी पुलिस से रिलेटिव वीडियो हो साथियों, तो उसको आप सभी लोग जरूर देखा कीजिए अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपके बदन पर वर्दी हो। अब उसके बाद देखिए भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। भारतेंदु काल कहा जाता है साथियों कब से कब तक का काल कहा जाता है, तो 1865 से लेकर 1900 तक का जो युग कहलाया जाता है वो भारतेंदु युग ही कहलाया जाता है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव आपसे पूछा जा रहा है। देखिए स्फूर्ति एक तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव की अगर बात करें तो फुर्ती होगा। क्या होगा? फुर्ती होगा। अब हम लोग देखिए अक्सर साथियों फुर्ती बोलते हैं ना, स्फूर्ति तो बोलते नहीं है, तो स्फूर्ति आपका तत्सम हो जाएगा और फुर्ती आपका साथियों तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य आपके सामने हैं, 3 वाक्य एक तरीके से बात करें अशुद्ध है लेकिन एक वाक्य शुद्ध है। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए क्रम सही नहीं है। पाठ पढ़कर आइए कल क्रम सही नहीं है। आइए कल ये तो बिल्कुल क्रम सही नहीं है। तो कुल मिला के कल पाठ पढ़कर आइए इसका क्रम भी सही है और बाकी सारी भी साथियों बिल्कुल सब कुछ सही है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए का चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंधेरे बंद कमरे में ये एक उपन्यास है और ये किसका उपन्यास है, तो मोहन राकेश जी का साथियों ये उपन्यास है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूक्ष्म का विलोम साथियों क्या होगा, तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल होता है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है साथियों? स्थूल होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। यथार्थ में संधि आपसे पूछी जा रही है साथियों, कौन सी संधि है बताइए। तो इसमें तो साथियों आपका दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। रेखांकित अगर बात करें मुहावरे का सही क्या होगा, अर्थ क्या होगा, एक तरीके से बात करें। देखिए यहां पर मक्खी मारा करती हैं, एक तरीके से यह मुहावरा बन जाएगा। और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों? मक्खी मारने का मतलब तो हम लोग यही कहते हैं खाली बैठा हुआ है। खाली बैठना ही मक्खी मारना कहलाया जाता है। तो कुल मिला के आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है बताइए। देखिए जो एक पर ही श्रद्धा रखता है, जो एक पर ही आस्था रखता है उसको क्या कहा जाता है? एकनिष्ठ कहा जाता है साथियों, एकनिष्ठ कहते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और एकनिष्ठ की अगर बात करें, ये आपसे पूछ ले कि एकनिष्ठ का मतलब क्या होता है, तो एक पर ही श्रद्धा या आस्था रखने वाले को एकनिष्ठ कहते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है, तो राजकुमार वर्मा है। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। बिलाशक में उपसर्ग क्या होगा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए बिलाशक की अगर बात करें तो बिला अलग हो जाएगा और शक अलग हो जाएगा। तो उपसर्ग की अगर बात करें तो बिला यहां पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग साथियों हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए श्री गणेश का विलोम क्या होता है, तो श्री गणेश का साथियों विलोम कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री, इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रोदय की अगर बात करें इसका संधि क्या होगी, देखिए इसमें कौन सी संधि है, लेकिन उससे पहले एक शब्द एक बनता है, प्रश्न बनता है कि चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चंद्र प्लस उदय क्या होगा, यह चंद्रोदय का साथियों संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि? इसमें साथियों गुण संधि है। एक अगर बात बताऊं, या तो आपको ऐसी मात्रा दिख जाए या आपको ऐसी मात्रा दिख जाए, पूछ ऐसे शब्द में साथियों, यानी कि जिस शब्द में ऐसी मात्रा हो, ऐसी मात्रा हो, उस शब्द में पूछा जाए कौन सी संधि है, तो साथियों गुण संधि उस शब्द में होती है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताइए। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें जयपुर जो है, एक है ना जयपुर, जैसे कि अगर किसी भी देश का नाम आ जाए, भारत है या इंग्लैंड है या जर्मनी है, फ्रांस है, दुनिया में किसी भी देश का नाम आ जाए और पूछा जाए इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दुनिया का किसी भी शहर का नाम आपको दे दिया जाए, जयपुर दे दिया जाए या एक तरीके से दिल्ली दे दिया जाए या पटना दे दिया जाए, ठीक है ना, कोई भी शहर दे दिया जाए, मुंबई दे दिया जाए, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर
दुनिया में किसी शहर का नाम दे दिया जाए या किसी राज्य का नाम दे दिया जाए तो वो आपका साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आएगा। उसके बाद देखिए गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। तो पहली बात तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि तुलसीदास जी का निधन कहां पर हुआ, तो वाराणसी में इनका साथियों निधन हुआ था। अगर पूछा जाए किस घाट पर इनका निधन हुआ था तो अस्सी घाट पर इनका निधन हुआ था। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अल्पसंख्यक का विलोम अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा, अल्पसंख्यक का विलोम होगा साथियों बहुसंख्यक। देखिए जिनकी संख्या थोड़ी सी कम है ना, तो उनको ही क्या कहा जाता है, उनको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाता है। जैसे कि यहां पर अगर बात करें जो पारसी है, जो ईसाई है, जो बौद्ध हैं, ये सब अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वाक्य में विशेष साथियों कब आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए विशेष की अगर बात करें, जैसे कि मैंने लिखा साथियों यहां पर मोटा आदमी, तो आदमी क्या हो गया, आदमी साथियों हो गया एक तरीके से विशेष, और मोटा क्या हो गया, ये आपका हो गया विशेषण। तो क्या विशेषण से पहले आता है या विशेषण के बाद आता है, या कहीं विशेषण से पहले कहीं बाद में? तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। अब मैं कह दूं मोटा आदमी या आदमी मोटा कह दूं, ठीक है ना, कुछ भी कह सकता हूं। तो कुल मिला के सही जवाब आपका जो जाएगा, यानी कि कहीं विशेषण से पहले आ जाता है विशेष, और कभी कभी विशेषण के बाद में आता है विशेष। तो कुल मिला के जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक लोकोक्ति, और इस लोकोक्ति का मतलब आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। देखिए शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये होगा साथियों मतलब क्या, या शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये साथियों बिल्कुल हो जाएंगे। यानी कि जिसकी लाठी है उसकी ही भैंस कहलाएगी। यानी कि जिसके पास शक्ति होती है, जिस आदमी के पास, वो अपना काम साथियों बना लेता है। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक शब्द यहां पर दे रखा है और पूछा जा रहा है कि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि गेह का पर्यायवाची क्या होगा। तो गेह का पर्यायवाची साथियों ग्रह होगा। क्या होगा, ग्रह होगा। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ऊन का तत्सम रूप क्या होगा। देखिए ऊन की अगर बात करें, ऊन एक आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर आपसे पूछा जाए तो ऊण आपको बताने, क्या ऊण आपको साथियों बताना है। तो अब साथियों यहां पर आप लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे सामान्य ज्ञान के, उसके बाद साथियों लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग यूपी जीके के। और यहां पर साथियों मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और उन क्वेश्चन से जो आपकी जानकारी निकल कर आ रही, उस जानकारी से डायरेक्ट यूपी पुलिस एग्जाम में साथियों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है, और जो जानकारी है वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए सवाल आपसे पूछा जाए अगर कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो भारत के पहले वायसराय कौन थे साथियों, तो लॉर्ड कैनिंग थे। पहली बात आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर देखिए दूसरी बात क्या है, 1857 की जब क्रांति हुई थी, कौन सी 1857 की क्रांति हुई थी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, क्या पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल साथियों कौन थे, ये आपसे पूछा जाए, तो आपका आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के साथ ही जाएगा। यानी कि ये भारत के प्रथम वायसराय भी थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल भी साथियों यही थे। लेकिन एक और सवाल आपसे साथियों पूछा जाता है, एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो भारतीय दंड संहिता है क्या, और ये बहुत सवाल पूछा जाता है, भारतीय दंड संहिता कब साथियों की गई, कब आई अगर बात करें, और किसके समय में ये शुरू की गई। तो भारतीय दंड संहिता की अगर बात करें, ये 1860 में साथियों ये संहिता बनी। और पूछा जाए किसके समय में बनी साथियों, तो भी आप क्या बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये बनी। यानी कि कुल मिला के 3-4 जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ना लॉर्ड कैनिंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही लॉर्ड कैनिंग से संबंधित बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 स्थापित जो की गई साथियों किसके समय में की गई, लॉर्ड कैनिंग के समय में। 1857 के समय में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। भारत के प्रथम वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है साथियों, बताइए। तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है साथियों, काठमांडू में है। लेकिन अगर साथियों काठमांडू ना आए, नेपाल ऑप्शन में आ जाए, तो नेपाल आपको लगा देना है, क्योंकि नेपाल के काठमांडू में ही साथियों क्या है, सार्क का मुख्यालय है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए साथियों कि सार्क की स्थापना कब हुई थी,
बिल्कुल पूछा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम में मैंने देखा है कि कब हुई थी, कुल मिला के 8 दिसंबर 1985 को साथियों सार्क की क्या हुई थी, सार्क की स्थापना हुई थी। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मुख्यालय आपसे साथियों पूछ लिए जाते हैं। अच्छा बात करें ये कहां पर है, तो ये ढाका में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तो रही सार्क की बात। आपसे पूछा जा सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहां है, और ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो नाटो का मुख्यालय कहां पर है साथियों, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। बेल्जियम के ब्रुसेल्स हो गया। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आसियान का मुख्यालय कहां पर है, क्या आसियान के मुख्यालय की जब हम बात करते हैं साथियों तो जाकार्ता में इसका मुख्यालय हो जाएगा। तो जितने पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं ना, उतने पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, ये बहुत एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था ना, 1936 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी। जो भारत का पहला नेशनल पार्क था, राष्ट्रीय उद्यान था, 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क की जब हम बात करते हैं साथियों, यानी कि हैली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है ना। लेकिन अब अगर बात करें उस समय तो इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है साथियों, तो राष्ट्रीय अगर बात करें साथियों, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये कहां पर है, तो ये उत्तराखंड में साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा, बताइए। देखिए यहां पर पहली अगर बात करें साथियों, मंदिर हैं और वो कौन से स्थान पर हैं, कौन से राज्य में है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जब हम बात करते हैं कालीघाट मंदिर की, तो ये तो पश्चिम बंगाल में ही है। गोमतेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो ये कर्नाटक में है। बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो तमिलनाडु में है। लेकिन अक्षरधाम मंदिर की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहां पर है साथियों, ये दिल्ली में है। ये आपको मालूम होना चाहिए और पहले से ही आपको हो सकता हो मालूम हो कि अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आटाकामा मरुस्थल ये कहां पर है, बताइए। तो आटाकामा मरुस्थल की अगर बात करें ये कहां पर है, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां पर है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है साथियों, तो आटाकामा मरुस्थल ही दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। साथियों जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि उससे इंपॉर्टेंट साथियों कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो मैं कह सकता हूं कि सिलेक्शन से आपकी दूरी बहुत दूर तक है, दूर दूर तक है साथियों। तो कुल मिला के आपको वो चीज पढ़ना है जो ट्रेंडिंग है और जो एग्जामिनर साथियों पूछ रहा है आपके एग्जाम में। देखिए भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, अगर आपसे, बहुत शब्दों का खेल है यहां पर पूरा पूरा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई, ठीक है, तो आपको बताना है 1881। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए ये शब्द मैं कट कर दूं और आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, क्या पूछा जाए, भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1872 आपको बताना है। लेकिन संपूर्ण आ जाए या नियमित जनगणना पूछी जाए तो आपको साथियों 1881 बताना है। ये दो बातें आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा जो भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई ना, ये किसके कार्यकाल में हुई, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। किसके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो भारत की पहली जनगणना हुई 1872 में, यह किसके कार्यकाल में हुई, तो यह साथियों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। यह क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कि जो अभी साथियों लास्ट 2011 की जनगणना हुई थी, ये कौन से नंबर की जनगणना थी, तो यह साथियों 15वीं जनगणना थी। यह भी आपको मालूम होना चाहिए कौन से नंबर की जनगणना थी, यह साथियों 15वें नंबर की जनगणना थी। तो इतनी कुल मिला के जानकारी आपको होना चाहिए। क्या क्या मैंने आपको बताया कि भारत की पहली जनगणना पूछा जाए तो 1872 बताना, किसके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना या भारत की पहली नियमित जनगणना आपसे पूछा जाए तो 1881 में हुई। किसके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। पूछा जाए 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी, तो 15वें नंबर की जनगणना थी। इतनी जानकारी साथियों आपको होना चाहिए।
अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध, कौन सा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और किसके बीच लड़ा गया था। देखिए पहला सवाल आपका जो बनेगा वो पानीपत का पहला युद्ध हुआ कब था, तो 1761 में तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच साथियों ये युद्ध हुआ था। ये बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ। तो नरम दल और गरम दल के बीच साथियों समझौता जो हुआ है, अगर आपसे यह पूछ लिया जाता कि अच्छा कौन से अधिवेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कौन से अधिवेशन में साथियों नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ, तो लखनऊ अधिवेशन में। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए साथियों कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना, उसमें ही साथियों नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। लेकिन एक ऐसा भी साथियों अधिवेशन था जिसमें नरम दल और गरम दल विभाजित हुए, तो पूछा जाए वो अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में वो अधिवेशन हुआ था। यह बात आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जो लखनऊ अधिवेशन है ना, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वो आपसे साथियों एग्जाम में पूछा जाता है और वो मैं आपको बतला देता हूं। तो हिंदू मुस्लिम समझौता इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदू मुस्लिम समझौते के नाम से किस अधिवेशन को जाना जाता है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो लखनऊ अधिवेशन आपको बताना होगा साथियों। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। उत्तर प्रदेश को कुल कितने संभागों में विभाजित किया गया। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है, तो आपको क्या बताना है साथियों, 18 संभागों में विभाजित किया गया है। या अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश को कितने कुल मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। या अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश को कितने सब मंडलों में विभाजित किया गया है, तब भी आपको 18 ही बताना है। यानी कि ये संभाग है, मंडल है, सब मंडल है, इसका मतलब एक ही होता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं की वजह से नहीं होता है। तो जीवाणुओं की वजह से साथियों कौन सा रोग नहीं होता है, जो चेचक है ना साथियों, ये जीवाणु की वजह से नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये साथियों विषाणु की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से नहीं होता है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अभी तक अगर आपने इस क्लास को लाइक ना किया हो तो क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए तंबाकू शोध संस्थान ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो तंबाकू शोध संस्थान कहां पर स्थित है, तो राजमुंद्री में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजमुंद्री ऑप्शन में ना हो और राज्यों के नाम हो, तो साथियों आपको लगाना है आंध्र प्रदेश। यानी कि तंबाकू शोध संस्थान कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, यानी कि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। उसके अलावा साथियों देखिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है साथियों क्या, कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। क्या पूछा जाएगा, और एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है साथियों, कटक में स्थित है। और कटक की अगर बात करें, कटक कहां पर स्थित है, कटक ओडिशा में स्थित है। तो या तो एग्जाम में ओडिशा आ जाए या कटक आ जाए। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में हो गया। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए साथियों, क्या पूछा जाए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, क्या अगर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात आए तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों शिमला में स्थित है। ये 2 से 3 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत को कितने देशों की सीमा स्पर्श करती है। यानी कि कुल मिला के साथियों वो कितने देश है जिसकी सीमा भारत को स्पर्श करती है, तो वो 7 देश हैं। वो कौन कौन से देश है, जैसे बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, उसके अलावा चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लंबी सीमा अपने भारत की जो है ना, सबसे ज्यादा लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुना गया था। तो कब चुना गया था साथियों, आप लोग ध्यान रखें कब चुना गया था, 1892 में चुना गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए
दादा भाई नौरोजी की जब हम बात करते हैं ना, तो इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और एग्जाम में ये साथियों बहुत आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है साथियों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी को ही क्या कहा जाता है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक साथियों अगर बात करें, एक आप लोग ध्यान रखेंगे, एक पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसकी लिखित है साथियों, तो ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखित है। और जो प्रश्न मैंने आपको बताया है कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना गया, वो कब चुना गया, 1892 में चुना गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप साथियों कौन सा है, बताइए। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपसे पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप आपको बताना है, लेकिन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि छोटे महाद्वीप की अगर बात करें, छोटा महाद्वीप है साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप है साथियों एशिया महाद्वीप। ये 2 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तब भी साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जनसंख्या की अगर बात करें जब भी साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप यही है। चलिए कुल मिला के अगर बात करें कितने महाद्वीप हैं साथियों, तो 7 महाद्वीप हैं। सातों के नाम एक बार सुन लीजिए, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका, उसके अलावा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, 7 महाद्वीप कुल मिलाकर हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है। तो कौन सी अनुसूची में दर्शाया गया है साथियों, 10वीं अनुसूची में दर्शाया गया है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, यानी कि कौन से पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही क्या कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। असल में साथियों फिलीपींस के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, रमन मैग्सेसे जिनका नाम था। क्या नाम था जिनका, रमन मैग्सेसे जिनका नाम था। इनकी याद में ही साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। ये फिलीपींस के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। अच्छा एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया, जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, ये भारत में किसको सबसे पहली बार दिया गया, तो विनोबा भावे को दिया गया। ये आपको साथियों विनोबा भावे को दिया गया, ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय थे ना, वो विनोबा भावे ही थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी पार्क कहां पर स्थित है। देखिए कुछ है वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि हाथी सफारी पार्क कहां पर स्थित है। क्या पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि हाथी सफारी पार्क ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों इटावा में स्थित है। पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थित है, क्या पूछा जाए, आपसे अगर पूछा जाए साथियों नाइट सफारी पार्क कहां पर स्थित है, पहला तो आपने देखा साथियों हाथी सफारी पार्क इटावा में हो गया, और नाइट सफारी पार्क की अगर बात करें तो साथियों ये ग्रेटर नोएडा में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में साथियों है। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा साथियों लॉन्ग लीड सफारी पार्क बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो लॉन्ग लीड सफारी पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, लॉन्ग लीड सफारी पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये इंग्लैंड में है भाई। ये कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड में है। और एक बचा है साथियों वो भी मैं आपको बता देता हूं, यानी कि लॉयन सफारी पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये यूपी में है, और यूपी में कहां पर है, तो यूपी में इटावा में है। तो जितनी बातें मैंने आपको साथियों बताई हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे कि लॉयन सफारी पार्क इटावा में है, लॉन्ग लीड सफारी पार्क इंग्लैंड में है, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में है, और हाथी सफारी पार्क साथियों इटावा में है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में, देखिए वायुमंडल के ऊपर बहुत सारी परत हैं, कुछ परतें हैं। तो आपसे कुल मिला के मान लीजिए साथियों ये क्या है, ये हमारी और आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी से साथियों बिल्कुल जो एक लगी हुई परत है मान लीजिए ये है, और अगर बात करें उसके बाद साथियों दूसरी परत ये है, फिर तीसरी परत ये, इस तरीके से साथियों करके परतें हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मौसम संबंधी घटनाएं, मान लीजिए साथियों यहां मैं हूं,
यहाँ आप खेल रहे हैं, यहाँ कोई बैठा है, यहाँ कोई होगा, विदेश के लोग होंगे, ऐसे करके ये सब लोग जुड़े हुए हैं पृथ्वी की सतह से। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो मान लीजिए साथियों कि ये आप हैं, आंधी वर्षा तूफान कहां पर? यहीं पर तो आंधी वर्षा तूफान आती है ना। तो कहा जा रहा है कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो वायुमंडल की किस परत में आती हैं? तो जो बिल्कुल सटी हुई है साथियों परत, इस परत में ही आती है। और इस परत को क्या कहा जाता है साथियों? इस मंडल को क्या कहा जाता है? शोभ मंडल कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि आंधी है, वर्षा है, तूफान है, ये सब शोभ मंडल में ही होती हैं। भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? बहुत एग्जाम में साथियों पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साथियों कि रेडक्लिफ रेखा जो है ये किन किन दो देशों को अलग करती है, तो रेडक्लिफ रेखा की अगर बात करें ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेडक्लिफ रेखा है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों डूरंड रेखा की, अगर डूरंड रेखा आपसे पूछ लिया जाए ये डूरंड रेखा जो है ना किन दो देशों के बीच है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच साथियों। भारत और अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। और मैकमोहन रेखा की अगर बात करते हैं तो यह भारत और चीन के बीच स्थित है। और क्या प्रश्न में साथियों यही आपसे पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो बिल्कुल सही साथियों, मैकमोहन रेखा है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। अगर बात करें साथियों 17वीं समानांतर रेखा किनके बीच है साथियों, तो यहां पर भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। क्या इसका सही जवाब होगा बताने की कोशिश करेंगे। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच साथियों 17वीं समानांतर रेखा, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? देखिए आपको 2 से 3 बातें यहां पर साथियों ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, तो साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, इस पर किस पर जोर दिया गया? तो कृषि के क्षेत्र पर साथियों इसको जोर दिया, यानी कि कृषि का विकास इसका एक प्रमुख उद्योग था, या इसका एक प्रमुख उद्देश्य था, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं ना साथियों, इसमें किस पर जोर दिया गया था? इसमें औद्योगिक विकास पर साथियों जोर दिया गया था। किस पर जोर दिया गया था? तो औद्योगिक विकास पर साथियों किस पंचवर्षीय में जोर दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और कृषि के विकास के लिए कौन सी पंचवर्षीय में जोर दिया गया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। इतनी जानकारी आपको साथियों होना चाहिए। उसके बाद देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यानी कि NH2 साथियों सही तरीके से नहीं लिखा है। NH2 की अगर बात करें तो NH2 और साथियों आपको याद रखना है साथियों CO। तो कुल मिला के ये यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये अधिवेशन कब हुआ, तो पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि बेलगांव अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। अगर पूछा जाए यह अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 में यह अधिवेशन हुआ था। यह बात भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगर बात करें साथियों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, ये पहला अधिवेशन जो हुआ ना साथियों, ये कब हुआ? तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहां पर हुआ था? अगर बात करें तो बॉम्बे में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ये बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि भारत के कुल सड़कों की लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कितना प्रतिशत साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग है? 1.2% साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष आपसे पूछी जा रही हैं, तो श्रीमती मीरा कुमारी का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष साथियों यही थी। ठीक है ना। अगर बात करें वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। क्या नाम है इनका? वर्तमान समय के अगर लोकसभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन है साथियों? ओम बिरला का नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति साथियों कब आई, आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में पहली वन नीति साथियों कब आई, तो 1952 में आई। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है बताइए। तो भारत में देखिए सिंचाई की अगर बात करें कुएं से की जाती है और नलकूप से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर साथियों आपसे पूछी जा रही है। तो शारदा नहर की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आंसर आपका ए के साथ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना साथियों कब लागू की गई। देखिए अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू की गई, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। दो योजनाएं बहुत आपसे पूछी जाती है, एक चकबंदी योजना और एक साथियों किसान बही योजना। तो चकबंदी योजना की जब हम बात करते हैं या साथियों किसान बही योजना की जब हम बात करते हैं, किसान बही योजना एक ट्रिक से याद करवा रहा हूं आपको। देखिए अगर बात करें बा से बही हो जाएगा और बा से 92 हो जाएगा, यानी कि 1992 हो गया। चा से चकबंदी हो जाएगा और सा से चा से साथियों 54 हो जाएगा, यानी कि 1954 हो गया। तो चकबंदी योजना पूछे तो चा से 54 यानी कि 1954 बता देना, और बही योजना पूछे तो 92 यानी कि 1992 बता देना। तो कुल मिला के आंसर अगर आपका इस प्रश्न का है बिल्कुल सही जवाब सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए। तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष साथियों मुख्यमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री ही होते हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें मैं आपको यहां पर बताऊं, देखिए मैंने कुछ मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किए हैं। क्या मैंने आपके लिए तैयार किए हैं साथियों? कुछ मॉडल पेपर एक तरीके से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के लिए है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। एक ही वीडियो में साथियों आप लोग हिंदी के भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस देख लेंगे जो आने को हैं। उसके अलावा साथियों आपको जीके जीएस भी मिल जाएगी, जीके जीएस भी मिल जाएगी, प्लस उसमें यूपी जीके भी मिल जाएगी आपको। उसके अलावा अगर साथियों बात करते हैं मैथ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, और अगर बात करें साथियों रीजनिंग भी आपको वहां पर मिल ही जाएगी। ठीक है ना, तो रीजनिंग भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ये सब कुछ मिल जाएगा एक एक सिंगल सिंगल वीडियो में साथियों, सब कुछ मैंने कवर किया है। तो उसका लिंक मैंने आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर साथियों आप उन सभी वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि कोई दुनिया की ताकत आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकती। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए साथियों, उसका लिंक मैंने दे रखा है। वहां पर जाकर सभी वीडियोस, भले उसमें 5 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगेंगे, 1 सप्ताह लगे, उन सभी वीडियोस को आपको साथियों देखना ही देखना अनिवार्य है। तो एग्जाम आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि उस पूरी प्लेलिस्ट में साथियों मैंने हर एक मैथ के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया। उसके बाहर कुछ बचा ही नहीं है साथियों, सब कुछ उसमें कंप्लीट कर दिया है। रीजनिंग के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सवाल के जिस तरीके के एग्जामिनर आपसे प्रश्न रीजनिंग का रख सकता है, उसमें सब कुछ कंप्लीट है, मैथ और रीजनिंग है। बाकी हिंदी की अगर बात करें, हिंदी भी संपूर्ण है, उसमें सामान्य ज्ञान भी साथियों संपूर्ण है। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को एकदम रट लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन साथियों लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब की गई, तो 1987 में ही उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत की गई। इलाहाबाद उच्च स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों में, न्यायाधीश की कितनी है, ये आपसे साथियों कुल मिलाकर पूछी जा रही है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखें कि इलाहाबाद, यहां पर बात करें कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे लगे। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या क्या है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 95 है, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वो कितनी है, वो 95। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कितने सदस्य साथियों ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, 31 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व हैं, 31 सदस्य प्रतिनिधित्व हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सबसे पहले साथियों कब किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो 1 अप्रैल 1937 की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सबसे पहले किया गया 1 अप्रैल 1937 में। उसके बाद देखिए यह भी साथियों रिपीट क्वेश्चन हो गया, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। तो कौन थे पहले सभापति। चंद्रभाल का साथियों नाम आपको मालूम होना चाहिए। चंद्रभाल ही स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के पहले सभापति थे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा मंडल नव स्वीकृत है, बताइए। यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही साथियों बना हुआ है। तो अलीगढ़ मंडल की अगर बात करें, ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये 18वां मंडल एक तरीके से है। तो आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें यहाँ पर साथियों आपको उसका लिंक दिया गया है यूपी पुलिस पूरी पूरी प्लेलिस्ट का, तो उसको एक बार जरूर जाकर वहां पर विजिट कीजिएगा और आप अपनी तैयारी में साथियों चार चांद लगाइएगा और आपकी तैयारी में साथियों आपकी तैयारी भी उससे बहुत मजबूत हो जाएगी उस पूरी प्लेलिस्ट को देखकर। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपका एहसान हो जाएगा साथियों मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा देते हैं जिसको इस वीडियो की जरूरत है। तो अपने मित्रों में साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अगर ग्रुप्स हैं तो वहां पर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी।